नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जो सियासी दलों की परेशानी बढ़ा रही हैं। इन्हीं सीटों में से एक सीट है रतलाम लोकसभा की, जहां जनता ने समय समय पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बदलाव किया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस बार रतलाम की जनता ने किसका राज तिलक किया और किसे वोट की ताकत से धाराशाही किया। 24 की सरकार में आज बात रतलाम सीट की। तो रतलाम में इस बार 2019 के मुकाबले कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया और अब इसी मतदान प्रतिशत को सियासी पार्टियां अपने अपने अनुसार अपने अपने हक में बता रही हैं। 24 की सरकार में आज चर्चा करेंगे कि आखिर रतलाम की सियासी हवा किसके पक्ष में चल रही है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। रतलाम लोकसभा सीट, जिसे पहले झाबुआ नाम से भी जाना जाता था, वो क्षेत्र जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय की आबादी रहती है। यहां रहने वाले आदिवासी मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर हैं। हालांकि कुछ जगह पर आदिवासी तौर तरीकों से बनाई जाने वाली कलाकृतियों को छोटे छोटे उद्योगों के रूप में विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश की इस लोकसभा सीट की चर्चा हो और कांतिलाल भूरिया का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया के नाम से ही इस सीट को प्रदेश और देश में पहचान मिली। यही कारण है कि कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में भी कांतिलाल भूरिया पर ही विश्वास जताया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अनीता चौहान को इनके खिलाफ उतारा। तो चलिए अब आपको इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत भी बता देते हैं। साल 2024 की बात करें तो इस सीट पर 72.94% वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं 2019 की बात करें तो 75.66% वोट प्रतिशत दर्ज किया गया। 2014 की बात करें तो इस सीट पर 63.59% वोट प्रतिशत दर्ज किया गया। अब इसी वोटिंग प्रतिशत को आधार बनाते हुए सियासी पार्टियां अपने अपने पक्ष में चुनावी नतीजे होने की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश के अंदर ऐतिहासिक विकास के काम हुए और विकास के काम के साथ साथ जन हितैषी योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का लक्ष्य लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का लक्ष्य लेकर चली, विजय श्री की ओर अग्रसर है। और आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता की 4 तारीख के दिन हम मतगणना में बैठेंगे और विजय श्री प्राप्त कर वहां से निकलेंगे। जहाँ तक हमारा आकलन है तो हम लगभग 6 विधानसभा के अंदर लीड लेके आ रहे हैं और वर्तमान में जो रतलाम शहर और ग्रामीण में जो लीड थी बीजेपी की, वो हम निश्चित रूप से कम कर रहे हैं और हम ये चुनाव जीत रहे हैं। 4 जून से पहले दावे तो बेशुमार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये दावे किसके हक में साबित होंगे, ये सवाल बरकरार है। देखना होगा कि जनता ने आखिर किसे चुना और किसे नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं रतलाम सीट के विधानसभा सीटों पर कितना मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था। अलीराजपुर की बात करते हैं तो यहां पर 68.86% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं जोबट में 65.17% मतदान दर्ज किया गया। झाबुआ में 68.42% मतदान, थांदला में 75.10%, पेटलाबाद में 75.02% मतदान दर्ज किया गया। रतलाम रूरल में 80.56%, रतलाम सिटी में 71.74% और सैलाना की बात करते हैं तो यहां पर 84.37% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। एक तरफ ये मतदान प्रतिशत के आंकड़े तो दूसरी ओर कई तरह के सवाल भी हैं। रतलाम में इस बार किसका कमाल देखने को मिलेगा? जनता ने किस पर भरोसा जताया है? बीजेपी के सामने सीट बचाने की चुनौती भी है। कौन रहा है रतलाम का गणित समझने में कामयाब, ये नतीजे बताएंगे और जनता को साधने में
कौन यहां पर सफल हुआ है? ये तमाम तरह के सवाल हैं और इन सवालों को लेकर के चर्चा हम दो खास मेहमानों से करेंगे। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सुरेश शर्मा जी, अगर रतलाम सीट की बात करते हैं, कांतिलाल भूरिया यहां से एक बड़ा चेहरा है, दूसरी तरफ बात करते हैं तो अनीता नागर यहां से एक चेहरा मानी जाती है। अगर कांतिलाल भूरिया के हम 2 सालों के प्रदर्शन को छोड़ दें, 2 लोकसभा चुनावों को हम छोड़ दें, उससे जिस तरह का पहला का प्रदर्शन था, क्या उस तरह के नतीजे, क्या उस तरह का प्रदर्शन इस बार हो सकता है या कुछ और? देखिए, इस सारे मामले में समीक्षा ही पिछले 2 लोकसभा चुनाव को लेकर के होने वाली है। इससे पहले तो सारी की सारी स्थितियां कांग्रेस के ही पक्ष में रहती थी और कांग्रेस की बजाय भी यदि ये कहा जाए तो भूरिया परिवार के पक्ष में रहती थी। पहले यहाँ दिलीप सिंह भूरिया चुनाव जीतते थे, तो उसके बाद कांतिलाल भूरिया ने 6 बार लगभग यहाँ से चुनाव जीता है। इसलिए ये तो है कि कांतिलाल भूरिया यहाँ से वेल नोन नेम है, एक बात तो ये है। लेकिन जो बड़े नाम होते हैं उनका भी एक समय सीमा रहती है। जिस प्रकार दिलीप सिंह भूरिया को चेंज करके युवा कांतिलाल भूरिया को चुना गया था, इसी प्रकार से पिछले चुनाव में जीएस डामोर को 90,000 से ज्यादा वोटों से चुना गया था। वो विधानसभा का चुनाव भी जीते थे, उनके बेटे को हराया था विक्रांत भूरिया को, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ करके वो जीते थे और वो प्रशासनिक अधिकारी थे। अभी जिन मैडम को जो है चुनाव दिया गया है, टिकट दिया गया है अनीता को, वो अनीता जो है वो प्रदेश के वन मंत्री की पत्नी है और उनका अपना एक विशेष प्रभाव है, जो लगातार 2-3 बार विधायक रह चुके हैं, एक आध बार बीच में हारे हैं, तो उनका क्षेत्र में एक अलग विशेष स्थान है। वहां उस क्षेत्र से 2 मंत्री पहले से ही भाजपा ने बना रखे हैं। दिलीप सिंह भूरिया की बेटी जो है निर्मला भूरिया को भी वहां से मंत्री बना रखा है और इसी तरह से जो है नागर सिंह चौहान को भी मंत्री बना रखा। तो इन दोनों के मंत्री बनने का जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ अलग है। नरेंद्र मोदी का चेहरा ठीक वैसा ही आदिवासी अंचलों में काम करता है जैसा इंदिरा गांधी का करता था और उसी चेहरे के कारण कांतिलाल भूरिया जी लोकप्रिय हुए थे। फिर उन्होंने अपने प्रयास को उसमें समाविष्ट किया और वो वहां के लिए अजय टाइप के स्थिति निर्मित हो गई थी। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इस बार का चुनाव वह टक्कर का चुनाव है और अंत में पलड़ा जो है, क्योंकि अभी तक जो सर्वे देखे हैं, हमारे सोर्सेस हैं, उन सब लोगों ने ये संदेश दिया है कि कांतिलाल भूरिया जी पुराने हो गए हैं, जिसको कहते हैं ना एक्सपायरी डेट की दवाई हो गए हैं, इसलिए चुनाव उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, चुनाव थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जमीन पर फिलहाल के लिए क्या स्थिति, जिस वक्त चुनाव हो रहा था, जिस वक्त मतदान हो रहा था, उसको भी समझ लेते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, जब लोग वोट डालने पहुंच रहे थे, मतदान करने पहुंच रहे थे, तो बहुत सारे मुद्दे उनके ध्यान में थे। जब आपने लोगों को कवर किया था तो क्या देखा था उस वक्त? जी बिल्कुल, मतदान के समय भी लोगों की मानसिकता पूरी तरह से बनी हुई थी कि उन्हें किसे जो है अपना मत देना है और क्यों देना है। तो देखिए, उस समय जब जो मुद्दे देखे गए थे, तो स्थानीय स्तर पर जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है पलायन जो है वो बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और उसके लिए जो है लगातार यदि कहें कांग्रेस के भी यदि यहाँ से प्रत्याशी आए हैं या फिर यहाँ से जो जीत कर बीजेपी भी आई है, तो दोनों के समय में भी दोनों ने अपनी अपनी जीत दर्ज की, लेकिन इस मुद्दे पर जो है अभी तक उस तरीके का काम नहीं हो पाया। ये मुद्दा वो आज भी बना हुआ है कि आखिर पलायन क्यों हो रहा है, इनके जो पलायन को रोकने के लिए कवायद अभी तक पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हो पाई है। तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा रहा है। इसके अलावा स्थानीय तौर पर और भी कई मुद्दे हैं, जो मकान हैं, जो सड़कें हैं, उनको लेकर के भी लोगों ने बात की थी कि वो भी जो है कई जगह पर अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अब जो जीत का दावा किया जा रहा है दोनों ही पार्टियों की ओर से, तो जो बीजेपी का कहना है कि जो विकास है वो किए हैं और विकास को लेकर के ही वो लंबे समय से जो है जुटे हुए थे, आम जनता के बीच पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी कि किस तरीके से विकास के कार्य हुए हैं। इधर दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर उठाती रही कितने भ्रष्टाचार जो है सरकार में होते रहे हैं। तो दोनों ही अपने अपने अटैक करते रहे हैं। और देखिए, लोकसभा जो रतलाम झाबुआ सीट है, यहाँ पर टक्कर भी बड़ी मजबूत है, क्योंकि 3 मंत्री जो है इस क्षेत्र में वो लगे हुए हैं, सीट को जिताने के लिए लगे हुए थे। और उसके बाद जो है इधर दूसरी तरफ जो कांग्रेस प्रत्याशी है कांतिलाल भूरिया, तो वो भी जो है पुराने क्षेत्र से काफी माने हुए नेता रहे हैं। तो अब टक्कर भी काफी मजबूत मानी जा रही है इस सीट पर। तो ये बड़ी रोचक जो है फैसला यहाँ पर से आने वाला है, काफी मजबूत मानी जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश शर्मा जी, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे कांतिलाल भूरिया, तो उनका एक बयान निकल के सामने आया था कि जिस परिवार में 2 महिलाएं होंगी, 2 पत्नियां होंगी, उनको हम 2 बार पैसा देंगे, जो कांग्रेस अपनी योजना का बखान कर रही थी।
क्या वो बयान उनके पक्ष में काम किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। तो ये जो बयान था उसको आपने कैसे देखा था? ये बात है कि ये बयान जो है उनके नेगेटिव तो नहीं गया, ये माना जा सकता है, लेकिन पक्ष में कितना गया, क्योंकि इस प्रकार के परिवारों की संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो इसलिए इसके बारे में बहुत असर पड़ेगा, ऐसा मेरा सीधा मानना नहीं है। मैं ये मान करके चलता हूं कि आदिवासी अंचलों में भी अब बदलाव की स्थिति आ रही है। लोगों के दिमाग में कुछ बातें आने लगी है, नई पीढ़ी पढ़ी लिखी है, वो कुछ बातों को समझने लगी है। पुरानी जो बातें थी वो रूढ़िवादिता की थी, नई पीढ़ी में इस प्रकार की स्थितियां नहीं है। ये पलायन जो मुद्दा है, ये झाबुआ और अलीराजपुर जो दोनों जिलों का काफी महत्वपूर्ण पक्ष है ये। लेकिन पलायन का जो मीनिंग्स है वो ये है कि यहाँ से काम के लिए दूसरे जिलों में लोग जाते हैं, लेकिन उन्हें काम मिलता है या नहीं मिलता है, ये महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि पलायन करने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के और अपनी कमाई करके लौटता है तो वो पलायन शब्द बुरा नहीं है। पलायन तब बुरा होता है कि आपको सारी अव्यवस्थाओं के बीच से निकलना पड़े और व्यवस्थाएं फिर भी न बने, तब जा करके पलायन शब्द जो है वो आपत्तिजनक होता है। तो मुझे लगता है कि झाबुआ अलीराजपुर के जो लोग हैं जो विभिन्न अंचलों में जाकर के काम करते हैं और उनको ठेकेदार चूंकि ये मजदूरी के लिए ज्यादा जाते हैं, तो ये इसलिए जो है ये कोई बहुत नुकसानदायक शब्द जो है उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र को प्रारंभिक दौर पर यदि हम अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो ये बात बने उल्टी चली जाएगी और यूं चली जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने वहां राजनीति की है, जिन लोगों ने वहां से पार्लियामेंट असेंबली में गए हैं, वो जो है इस व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से सरकारें भी जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकारों ने बाद में क्या किया और पहले क्या किया गया उसका आकलन बहुत सामने है। इसलिए झाबुआ और अंचल का ये एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम जिसका हम उल्लेख करने उचित समझते हैं वो ये है कि कांतिलाल भूरिया जी के बेटे विक्रांत जी विधायक हैं और उन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, और वो इस्तीफा जो है वो एक नेगेटिव संदेश के रूप में गया था कि मुझे मेरे पिता के लिए चुनाव प्रचार में काम करना है। इसका मतलब क्या पहले रोका हुआ था किसी ने क्या? इसका अभिप्राय सीधे ये निकला कि पिताजी जो है संकट में हैं और उनको बचाने के लिए वो बिल्कुल संकट में हैं और उनको बचाने के लिए, उनके लिए प्रचार करने के लिए इस्तीफा दिया गया था, जिसको बीजेपी ने भी एक बड़ा मुद्दा जरूर बनाया था। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरह से अगर हम कांतिलाल भूरिया को देखें और कांग्रेस ने जैसे ही जिम्मेदारी दी तो एक संजीवनी के तौर पर उन्हें समझा जा रहा था, क्योंकि एक मजबूत चेहरा है, एक मजबूत पकड़ वो रखते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी सुरेश शर्मा जी ने कहा कि हर एक चीज की एक्सपायरी होती है, तो क्या वो संजीवनी के तौर पर काम करेंगे या फिर एक्सपायरी यहां पर देखने को मिल सकती है? देखिए, यदि सीट की हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक सी स्थिति में है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां परिवारवाद को लेकर एक दूसरे को कोसती हैं, लेकिन इस सीट पर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी वो परिवारवाद की जीता जागता उदाहरण मिसाल है। क्योंकि दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट देखिए, हालात दोनों में एक से नजर आ रहे हैं, तो वोटर समझे क्या? वोटर क्या एक ही परिवार को पोषित करता रहे? ये बड़ा इस बार वोटर को समझाना दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत टफ रहा है कि वोटर के मन में वो क्या बिठाएं। पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को प्रचार के दौरान भी ये फेस करना पड़ा, और ये पूरा इलेक्शन जो है वो देखेंगे आप तो मुद्दों की जगह मुद्दे तो मुझे लगता है डाउन हो गए, उतने नहीं गूंज पाए इस सीट पर। हाँ, एक दूसरे पर पर्सनल आर पार जो है वो होती रही है जी। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, तो कुल मिलाकर वो पर्सनल इलेक्शन ज्यादा ये देखा गया है। और वोटर ने जो समझा है वो तो इस वक्त ईवीएम में कैद है, और अब 5 दिन बाद प्रपंच हो जाएगा और पंचनामा जनता का लिखा हुआ सामने आ जाएगा कि आखिरकार जनता ने को कौन अच्छा लगा है। देखिए, ये बहुत हॉट स्पॉट सीट मानी जाती है, जनजातीय वर्ग यहाँ पर बड़े पैमाने पर है, और वही यहाँ पर इबारत लिखेगा, वो यहाँ का बैंक होता है, और उसको कब कौन समझ पाया या वो किससे ज्यादा कनेक्ट है। देखिए, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कांतिलाल भूरिया के सामने जो बीजेपी कैंडिडेट लेकर आए, भले ही वो परिवारवाद के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन वो ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए
जो उन्हें उल्टा भी पड़ सकता था। लेकिन वहां पर जिनकी स्ट्रेंथ थी, जिनकी मजबूती ग्राउंड पे, तो स्टडी के आधार पर लाया गया। तो कुल मिलाकर एक दूसरे पर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी इलेक्शन में परिवारवाद को लेकर तो यहां पर खासकर इस सीट पर नहीं कोस पाए जी। अब कोसेंगे तो कोसेंगे कैसे, क्योंकि जहां देखें वहीं दिया तले अंधेरा है दोनों तरफ। अब एट द एंड प्रेडिक्शन अपनी जगह, संभावनाएं अपनी जगह। अब जो होना था वो इस वक्त ईवीएम में कैद है, जो होना था वो ईवीएम में कैद है। अब 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो सबके सामने होंगे। एक आखिरी सवाल मेरा सुरेश शर्मा जी आपसे रहेगा, अगर जो भी नतीजे आते हैं, अगर कांतिलाल भूरिया के पक्ष में आते हैं या फिर अगर आते हैं अनीता के पक्ष में, क्या वो मुद्दे आपको लगते हैं कि दोनों के पक्ष में आते हैं? अगर कांतिलाल भूरिया हैं तो क्या वो मुद्दे होंगे जो काम कर गए होंगे? अगर नहीं आते हैं उनके पक्ष में तो वो क्या मुद्दे होंगे? कांतिलाल भूरिया जी के पक्ष में यदि वातावरण निर्मित होता है, चुनाव परिणाम आते हैं, तो उनका अनुभव काम आएगा। मुद्दे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न लीडरशिप है, न मध्य प्रदेश में ऐसा कोई वातावरण है जिससे कांग्रेस के प्रति आकर्षित होने की स्थिति बने। इसलिए उनका व्यक्तिगत अनुभव ही उनके पक्ष में जाएगा, जिसकी संभावना 99% नहीं है। और अनीता के पक्ष में उनके पति के द्वारा किया गया क्षेत्र का काम, संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक इंटरनल काम चलता है, जो आदिवासी अंचल में मोटे तौर पर काम रहता है, उस काम का बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये पिछले चुनाव में भी यही मिला था। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर जो वातावरण है वो इस रूप में ज्यादा है, क्योंकि संघ का जो काम है उस काम को हम जो दिखता नहीं है मोटे तौर पर, समीक्षकों को भी नहीं दिखता, इसलिए उसको प्लस मान करके चलिए। और 2 बातें मैं एक लाइन की कहना चाहता हूं, वो ये है कि जब भी चुनाव व्यक्तिगत आक्रमण का बनता है, आप ये समझ लीजिए कि मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं जी। और उसमें जो है हमेशा युवा जो है व्यक्तिगत आक्रामक में जीतता है, क्योंकि पुराने वाले की बहुत सी बातें ध्यान में रहती है, नए वाले की बातें कम ध्यान में रहती है। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस चुनाव का जो नतीजा आने वाला है वो नतीजा निश्चित रूप से एक ऐसा सुलभ नतीजा रहेगा जिसकी अपेक्षा सबको है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए अब नतीजे जो हैं वो 4 जून को सबके सामने होंगे, कौन जीता कौन हारा ये भी सबके सामने ही आ जाएगा। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।